ये भारत का संविधान की जो उद्देशिका लिखी गई है, यही इसका उद्देश्य था। इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसको ध्यान में रख के फिर इस संविधान का निर्माण किया गया। इसमें लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध करवाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1939 मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम 2006 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत आत्मसमर्पित और अधिनियमित करते हैं। ये बात थी 26 नवंबर 1939 की, जो यहाँ और आज 25 नवंबर 2022। अब इसको बोल देना या लिख देना बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। ये उद्देश्य है कोई भी चीज काम को करने का। जैसे आपने ये अम्बेडकर एजुकेशन का उद्देश्य लिखा, तो ये इसकी उपज है, इस चीज की उपज है जो कि आपने एक संगठन बनाया। आर्टिकल 19(1) जो कि भारतीय संविधान में वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी संघ और संघ बना। इससे पहले ये अधिकार नहीं थे, ये अधिकार इस संविधान से मिला। अब चलो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा और शायद आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसके अंदर पहले चल आर्थिक समानता की बात करें, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई इसके अंदर। अब सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज आपको क्या न्याय दे रहा है और समाज में आप किस स्तर पे हो। और ये भारत का दुर्योग मानो या दुर्भाग्य। भाग्य पे विश्वास मैं करता नहीं हूँ, भाग्य तकदीर ये इंसान बदल सकता है, और लेकिन इसको अब दुर्योग तो जरूर कहें, योग तो कहीं ना कहीं दुर्योग बनाई है। जो आज ये भारत देश 7,000 जातियों में डिवाइड है और हर रोज एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। जाति प्रथा स्थायित्व नहीं है और ये घटने के बजाय बढ़ती जा रही है, जातियों में उपजातियां। ये बड़ी बात है। ये जाति का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूं कि कुछ जब भारत का ये संविधान लागू नहीं हुआ था, इससे पहले जातियां थी और कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। और जब भारत आजाद हुआ तो उसी तरीके से भारत मतलब राजा महाराजाओं को प्रीवी काउंसिल या जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें थी, उपजाऊ जमीनें थी, उन लोगों को वो जमीनें दे दी गई। जब भारत में देश आजाद हुआ तो फिर गति हुई उसी तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए। जिन लोगों के पास संसाधन थे वो संसाधनों को बढ़ाते गए। तो सामाजिक अन्याय की दिशा में मैं आपको बता दूंगा कि ये राजस्थान है और राजस्थान में आज भी बड़े पैमाने पे सामाजिक अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की भावना तक राजस्थान में होती है। कुछ उदाहरण दे सकता हूं मैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में गैर कानूनी है ये और राज्य का कर्तव्य बनता है। भारत के राज्य मतलब संसद का और संसद द्वारा संचालित जितने भी सरकार के मान्यता प्राप्ति या जितने भी अंग है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो छुआछूत को हर हालात में खत्म करें। इसका एक उदाहरण अभी पीछे मैं और इकबाल भाई गए हुए थे। एक संप्रदाय विशेष का मंदिर था जिसमें एक तथाकथित नीची जाति का व्यक्ति उसके अंदर इबादत गाह में मतलब गया था, अपने आस्था थी उसकी। लेकिन भारत का आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति वंश और लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन हो रहा है। इसको बोलते हैं सामाजिक अन्याय। और एक आदमी के साथ अगर सामाजिक अन्याय हो जाता है तो इसको अपने ये नहीं कह सकता कि वो उसकी गलती थी, क्योंकि हम इस समाज के पार्ट हैं एक हिस्सा। और ज्योग्राफी का रूल है, अगर उस बढ़ती हुई धारा के मतलब सामने प्रबल अवरोध नहीं आया तो वो उसी दिशा में बढ़ती जाएगी और उसको रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि अपने सामाजिक स्तर पे ऊंच नीच की भावना, छुआछूत और जाति में विखंडित समाज को एक किया जाए, तभी हम सही मायने में समाजवाद ला सकते हैं। आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पे आप देख सकते हो। भी आज एक मजदूर मतलब जब 20 रुपये किलो किन्नू हो जाता है ना तो वो रेट पूछ के छोड़ देता है। ये हालात है। 300 रुपये दिन रात खून पसीने से। अगर 40 रुपये से ऊपर आलू चले जाते हैं और 30 रुपये से ऊपर प्याज चले जाते हैं तो वो ले नहीं सकता। रात दिन मेहनत करने के बाद वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकता, अच्छे कपड़े नहीं दे सकता, अच्छा स्टैंडर्ड नहीं दे सकता। वो व्यक्ति जो कि इस देश के निर्माण में रात दिन अपना खून और पसीना बहाता है,
क्या इसको आप आर्थिक न्याय कहेंगे? कह सकते हो क्या भाई? आज अगर आप चलो बीच के बहुत सारे टॉपिक छोड़ के आपने नजर गिर गई तो मैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पर जाता हूँ। प्रतिष्ठा तो वही चीज है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति किसको बोला जाता है अपने समाज में? बहुत हद तक तो ये जाति आधार पे इसका किया जाता है डिसाइड भी, इसकी जाति क्या है, और दूसरा उसका पैसे के हिसाब से। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करेंगे और फिर मैं एजुकेशन में समझाता हूँ। बीच की कोई टॉपिक कोई पूछना चाहे तो मैं पूछ सकता है भी ये कैसे मतलब नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट इसका संविधान के कानून में, और कहीं भी कहीं दिक्कत लगे आपको भी यहाँ में क्वेश्चन पुट करना चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी यार पढ़े लिखे हो तो मैं ज़्यादा डीपली बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अभी जिस मुल्क में आप रहते हो वो किन कानून कायदों में बंधा हुआ चल रहा है, इतना बड़ा मुल्क, तो उसके प्रति आप ईमानदारी से, ये नहीं है अभी आप अपना सिलेबस पढ़ो। जब मैं पढ़ रहा था कंपटीशन मैंने काफ़ी दिए और मतलब नहीं मैं फाइट कर पाया, ये तो शायद मेरी नाकामी थी, कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर रह गया था। आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के बारे में यही पता था कि एक अम्बेडकर नाम का व्यक्ति था जो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था, और वो उन्होंने 3 गोल्ड मेडल में भाग लिया था। इसके अलावा मेरे को ल्यूसेंट वगैरह या फिर और भी बहुत सारी कंपटीशन की किताबें पढ़ी। लेकिन अम्बेडकर वो था जो कि मूक नायकों का नायक था, जिन लोगों की आवाज़ नहीं थी उन लोगों का नायक बना, जिन लोगों को हजारों सालों से दबाया गया था, जिनको खाने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था और पीने के लिए पानी नहीं था। आज जो अपने मतलब तथाकथित शूद्र और दलित समाज के लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं, जाए अपनी धार्मिक भावना है, क्योंकि भारत का संविधान सबको ये देता है आज़ादी भी, आप कोई भी धर्म अंतकरण की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारत के संविधान में, तो आप मानो। लेकिन मैं बताने का उद्देश्य ये है कि मंदिर में जाने नहीं देते थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नासिक में सत्याग्रह किया था, काला राम मंदिर सत्याग्रह, और अपने लोगों को 7-8-10 मिनट ज़्यादा ही हो गए तो अपने लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था, उसके लिए महाड में चंदावर तालाब का सत्याग्रह किया था। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बार महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आपका जो साड़ी पहनने का तरीका ये दर्शाता है कि आप अछूत जाति की महिला हैं, आपको भी ये अधिकार है। गहने पहनने का अधिकार नहीं था, गहने तक अपने लोग सिर्फ लोहे के पहन सकते थे। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने महिलाओं को कहा था कि आप ये जो नकली बकली के गहने पैर रखे हैं इनको उतार के फेंकिए और अच्छे ढंग से साड़ी बांधिए। तो इससे हम पुष्टि कर सकते हैं अभी नहीं थे उस टाइम ये जो मूल अधिकार है आज हमें मिले हुए हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं और अपने पसंद का खाते हैं, पहनते हैं, सब करते हैं, इसकी बदौलत और इसकी बदौलत। इसलिए हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जिस व्यक्ति ने हमें इतना काबिल बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, समझ में आती है अभी कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया है। कहाँ जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 1930 में उन्होंने पहला अपना वो संगठन बनाया था कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अगर आप वो देखेंगे ना जो उद्देश्य थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्य देखेंगे तो उसके अंदर एक उद्देश्य ये भी लिखा हुआ है कि हर स्वर्ण अपने घर में एक दलित महिला को रोजगार दे, वो झाड़ू पोछे वाला, एक व्यक्ति को अपने घर में नौकरी दे, एक जो स्टूडेंट है ये छात्र है उसको अपने घर पे बुला के और एक दिन का खाना दे, लोग मर्द पशु है उनका मांस न खाएं और उनको ना उठाएं। तो वो वहां से अगर आप अपने को यहाँ तक लेके आए हैं, वो तो अपना भी कुछ बढ़ती है, ये नैतिक जिम्मेवारी भी अपने समाज के लिए कुछ करें या फिर उस व्यक्ति के लिए कुछ करें जिसने अपने को इतने काबिल बनाया भी आज अपने हर जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वाक स्वतंत्रता सब चीज की आजादी है। और क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बाबा साहब जब लास्ट दौर में थे अपने, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस कारवा को अनगिनत दुख तकलीफ सहन करते हुए और अपमान सहते हुए बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, और मेरे अनुयायियों से मेरा ये संदेश है कि वो इस कारवा को आगे बढ़ाएं। अगर होश के वो आगे न बढ़ा पाए तो उनसे कह देना कि वो इसको पीछे ना जाने दे किसी भी हालात में। लेकिन ये कारवा पीछे गया
जहाँ बाबा साहब ने छोड़ा था उससे भी पीछे गया, और आज बिल्कुल छिन्न भिन्न परिस्थिति में यह समाज है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शिक्षा के बारे में जो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए अपने जीवन में, वो उन्होंने सबसे पहले अपने सार्वजनिक तौर पे देखते हैं वो खुद एक वही ऊपर लाऊंगा उच्च शिक्षा विद इंसान थे और प्रकांड पंडित थे, अनगिनत विषयों के ज्ञाता थे। वो पहले तो खुद ने उन्होंने नजीर पेश किए कि कोई भी व्यक्ति विद्या की पूजा कर सकता है। उस दौर में जब खाने के लिए अपने पास अन्न नहीं था या फिर जो मूलभूत आवश्यकताएं है उनकी भी पूर्ति नहीं थी, तो बाबा साहब ने उस दौर में संघर्ष की। तो अपने ये बहाना तो नहीं रख सकते यार, कम से कम भी यार परिस्थितियां सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद यही बहाना बनाता हूँ। मेरे को जब लोग कहते हैं भी यार तू क्यों बन पड़े, तो मैं यार परिस्थिति इसी हुई बार हो रही, लेकिन बाबा साहब से माड़ी तो परिस्थिति नहीं थी, ये तो मैं बता सकता हूँ। 2-4 बीघे जमीन भी थी, यानी वो उस सिचुएशन को फेस करने की दृढ़ इच्छा शक्ति सबसे पहली चीज होनी चाहिए आप में। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, बहाना ये मिल जाएगा। और अमूमन आप लोग बैठे हो मेरी सी कंडीशन पे, और मैं आप में से एक हूँ, तो मेरे को पता है किसकी क्या कंडीशन है। आपको इस चीज को बड़ी मजबूती के साथ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो बाबा साहब के पास नहीं थी और अपने पास है, और अपने कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति भी हम करेंगे।